ऑनलाइन कक्षा में सभी छात्रों का स्वागत है। हम सूर्य बालाजी की निर्वासित कहानी देख रहे थे, जिसमें हमने देखा कि यह कहानी वृद्ध विमर्श पर लिखी गई है। इस कहानी के 4 प्रमुख पात्र हैं: रिटायर पिता और माँ और उनके 2 बेटे राजेन और रणधीर, तो और उनकी एक बहू। ऐसे 5 कुल पात्र इस कहानी के हैं। कहानी में रिटायर पिता और माँ जो है उनके दुख का वर्णन आया हुआ है। वो जो है जब रिटायर हो चुके हैं पिता, तब बड़ा बेटा राजेन उनको अपने यहाँ अपने घर बुला लेता है, ताकि उनकी जो है अकेले रहने की नौबत उन पर ना आए, क्योंकि बूढ़े हो चुके हैं और कुछ भी समस्या ऐन वक्त पर आ सकती है। इसी चिंता से उनका बड़ा बेटा उनको अपने घर हमेशा के लिए रहने के लिए बुला लेता है। और जब वो वहाँ पर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ही दिनों में उनको जैसे मेहमान की तरह उस घर में रहना पड़ता है, और बहू का व्यवहार और वातावरण देखते हुए वह अपने पिछले घर को, अपने पिछले जीवन को स्मरण करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में उसका वर्णन आया है कि किस तरह से माँ अपने पिछले जीवन को याद करती है। बहुत पहले भी जेठ वैसाख की दोपहरी तो ऐसे ही उजाड़ हुआ करती थी, पर तब इतनी उदास और सपाट कभी नहीं लगी, या यूँ कहें कि इतना वक्त ही किसे रहता था। बच्चे छोटे थे, सारा समय उनके पीछे पीछे ही भाग दौड़ चीख पुकार में बीत जाता। पल के 2 घड़ी झपक लेने को तरस जाती। बच्चों को सुलाने के लिए ढाका बंगला कौवा की कहानी कहते कहते वह खुद सो जाती, और छोटा धीरू बड़े भाई के इशारे पर सिर के नीचे पड़ी माँ की कोहनी खिसका कर दबे पांव तपती दोपहर में खिसक जाता। पता जब चलता जब मोहरी उन्हें मड़ैया पर फालसे तोड़ते देखकर कान पकड़कर उनके सामने हाजिर कर देती, तब तक बैर बिसरने लगती। आंगन और बरामदे में पानी का छिड़काव, सुराही, झंझर भरना, बाबूजी के लिए सौंफ, काली मिर्च की ठंडाई पीसना, तो वो सारी चीज़ें स्मरण कर रही है कि वो पहले उनका जीवन किस तरह से था। 2 बेटे थे, पति था, और उनके लिए काम करते करते ही मानो उसका पूरा जीवन बीत चुका था, और कहीं भी उसको फुर्सत नहीं थी। कोई जो है अपने लिए सोचने का वक्त भी उसे नहीं मिलता था। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो चुकी है कि पूरा समय खाली है, कुछ करने के लिए नहीं है, और ना ही कोई ऐसा है जिसके लिए वो कुछ काम करे, और ना ही उसकी काम करने की अवस्था बची है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो दुखी है अंदर से, और इसलिए उसको वो पुराने दिन स्मरण हो रहे। आगे एक ऐसा कहानी में प्रसंग भी आया है जहाँ पर बहू और बेटों की द्वारा किस तरह से उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचती है, कैसे उनको तकलीफ़ मिलती है, या किस तरह से वो इस घर में एक मेहमान की तरह, एक ऐसी व्यक्ति की तरह रहते हैं जो ज़बरदस्ती वहाँ पर लाया गया हो और ज़बरदस्ती वहाँ पर उनको रहना पड़ रहा हो। उस रूप में इस घटना का वर्णन इसमें आया है। घटना इस प्रकार से है: नहीं, थोड़ी झपकी आ गई थी, लेकिन गर्मी बहुत है, नींद खुल गई। थोड़ा ठहर कर पूछा, जगा दिया तुम्हें? नहीं, मैं भी पढ़ते पढ़ते यूं ही झपक गया था। सचमुच बड़ी गर्मी है। शरबत लाऊं बनाकर, पियोगे? शरबत? नहीं नहीं। अच्छा ऐसा करो, चाय बना दो, तब तक राजेन और बहू भी जग जाएंगे। ये संवाद है दोनों के बीच के। पत्नी जो है पति से ये सारी बातें पूछ रही है कि आपको चाय बनानी है या शरबत। तब वो देखिए उसके अंदर चिंता है, वो चाहता है कि चाय अकेली ना पिए, बहू और बेटे भी उसके साथ हो, और इसलिए वो कहता है कि तुम चाय बना दो, तब तक वो दोनों जग जाएंगे। वह दबे पांव ही रसोई में गई। स्टोव में तेल नहीं था, बोतल से डालने लगी तो जाने कैसे बोतल फिसल गई। चारों ओर मिट्टी का तेल फैल गया। आवाज़ सुनकर कौन है कहती रीमा रसोई तक चली आई। वह अपराधिनी सी दयनीय बनी जल्दी जल्दी कपड़े से तेल सुखा रही थी। बहू का नाम रीमा है, और जैसे ही उसके हाथ से वो घासलेट का डिब्बा फिसल कर नीचे सारी घासलेट गिर जाती है, तो कहीं ना कहीं वो डर उसके अंदर है कि बहू क्या कहेगी, और इसलिए जल्दी जल्दी उसे साफ करने में वो लग जाती है। ओह माँ जी आप, उन्होंने खिसियानी सी हंसी हंसते हुए कहा। मन में आया ज़रा चाय बना दूँ, तुम्हारे बाबूजी जग गए थे, सोचा जब तक बनेगी तुम दोनों भी जग जाओगे, तब तक
ओह, इतनी दोपहर में चाय कौन पिएगा, जरा शाम तो होने देती, फिर जमुना आकर बनाता ही है। आप बेकार ही तकलीफ करने लगी है ना। 4 से ऊपर हो रहे थे, मन भी उचाट था। वह स्वर धीमा करते हुए बोली, खूब, तो आप चाय बनाने लगी। उसने केवल हंसकर कहा था। तो वो अपनी ओर से सफाई देने की कोशिश कर रही है बहू को कि वो चाय क्यों बना रही थी और किस तरह से ये उसके हाथ से छूट गया, मानो उससे वो अपराध हुआ था और एक अपराधी की भांति वो अपनी बहू को जो है उसका स्पष्टीकरण, उस बात को जो है बताने की कोशिश कर रही है। मतलब ये बताता है कि किस तरह से वो अपने आप को यहाँ पर अपना घर या अपनी हक की चीज़ इस घर को नहीं मानती है। वह भी बुरा लगने लायक कोई शब्द नहीं, पर उनका मन रोने सा होने लगा। कमरे में राजेन शायद पूछ रहा है। बहू फिक से हंसती हुई उन्हें बता रही है, माँ जी है जाने इतनी दोपहर में उन्हें चाय बनाने की क्या सूझी, और बुढ़ापे में हाथ तो चलता नहीं, बोतल लुढ़क गई मिट्टी के तेल की, तो उन्हें समझा दो। और अगर चाय जल्दी पीनी चाहती हो तो जमुना को कह दे जल्दी आ जाया करे। लो, तुम समझते हो मैं उन्हें किचन में काम करने को कहती हूँ। उनके जाने से तो काम और बढ़ जाता है, पर ये बूढ़े लोग उनकी आंखें भर आई। अभी तो यहाँ आने के पहले तक सारा काम ही संभालती थी, बाबूजी का नाश्ता, खाना, कपड़े धोना तक। और बाबूजी ने कभी शिकायत नहीं की कि अब तुमसे काम ठीक नहीं होता। दाल सब्जी में भी न कभी पानी ज़्यादा न नमक कम। जमुना की तरह सोचा, चलकर बैठक में उन्हीं के पास बैठूं। चाय बनाने का उत्साह तो समाप्त हो गया। तो बहू के ये जो शब्द थे, अपने बेटे को बहू जो बोल रही है वो सुन लेती है माँ, और अंदर से आहत होती है, दुखी होती है कि बहू जो है उसको मानती है कि वो बूढ़ी हो चुकी है और उसको ठीक ढंग से काम करना नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें उसको आहत करती है और इसलिए वो दुखी होती है, कहीं ना कहीं अंदर उसको दुख महसूस होता है। बैठक की और बड़ी की कानों में राजेन और बहू के खिलखिलाने की आवाज़ आई। वो झेप कर पूजा वाले कमरे की ओर बढ़ गई। जाते जाते राजेन का धीमा स्वर कानों में पड़ा, प्रेम शेम कुछ नहीं, अकेली बोर फील करती होंगी तो बाबूजी के पास जाकर बैठ जाती होंगी। वाह, जैसे मैं देखा न हो। माँ जी के मना करने पर भी पिताजी अपने कपड़े खुद धो लेते हैं। चाय की खाली प्याली उनके मांगने पर भी किचन में रखाते हैं। दिन में अधिक नहीं तो 4-5 बार दवा के लिए पूछते हैं, खाई कि नहीं, ख़त्म हो गई हो तो ले आऊं, उनका बस चले तो। बात एक भरपूर कटाक्ष पर समाप्त हो गई। तो ये बात बताती है, ये घटना बताती है कि किस तरह से बहू और बेटे में हंसी मजाक होता है बूढ़े माता पिता को लेकर, किस तरह से वो उनके पीछे उन दोनों के प्रति बातें करती है और कहीं ना कहीं यही बातें उसको आहत करती है। उसे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि वो अब जो है किसी और के भरोसे जी रही है, किसी और के आश्रय में जी रही है और इसलिए वो घर उसे अपना नहीं लगता है। उसकी उस भावनाओं का चित्रण इस घटना के माध्यम से कहानीकार ने किया है। अब जबकि वहाँ वो आने से पहले, राजेन के घर आने से पहले दोनों माता पिता जो है जब आ रहे थे तब आस पड़ोस के लोग किस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। सभी लोग उनको समझाते हैं कि बेटा आपका अच्छा है, आपको संभालना चाहता है तो आपको उसके पास रहने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रहकर आप दोनों अकेले जी नहीं पाओगे। और ऐसे में एक स्त्री जो है उसकी पड़ोस की वो जो बात कहती है वो उस जीवन की वास्तविकता की ओर संकेत करता है। वो कहती है, लेकिन मुंहपट बूढ़ी दरोगानी ने कहा था, सब कचौड़ी पकौड़ी एक तरफ और अपना सुराज एक तरफ, वहाँ तो अफसरी कायदे से रहना होगा। तो वही वास्तविकता आज उसको देखने के लिए मिल रही थी कि अपने घर में जिस तरह से वो पहले रहती थी, अपने घर को अपना समझकर आज वो नहीं है। आज उसे तो बहू और बेटे के कायदे के हिसाब से उस घर में उनके हिसाब से जीना पड़ रहा है और वही दुख उसे अब सहना पड़ रहा है। तो वो चीज़ जो है यहाँ पर उस पड़ोस की स्त्री के माध्यम से मानो भविष्यवाणी वहाँ पर बता दी गई थी कि तुम्हें किस तरह का जीवन आगे मिल सकता है। तो वो वर्णन भी कहानीकार ने इसमें किया है। और बाद में तो जब वो सब सामान समेट कर बेटे के यहाँ रहने चले जाते हैं तो
माँ को अपने घर के हर चीज़ के प्रति एक अलग लगाव है, क्योंकि उसने जीवन भर बहुत सारी चीज़ें संजोई है अपने घर में और उन चीज़ों के प्रति उसका भावनिक रिश्ता है। लेकिन उस भावना को बहू और बेटे नहीं समझते हैं। वो जो सारा सामान लेकर वहाँ पर आई है, तब उसे बहू से कई बातें सुननी पड़ती है, तो भी अपने पति के कहने के अनुसार उसने बहुत सारी चीज़ें घर पर छोड़ दी थी। लेकिन जो कुछ उसका अपना था, जो वो छोड़ नहीं सकती थी, ऐसी ही चीज़ें उसने बेटे के घर लाई थी। लेकिन फिर भी बहू क्या कहती है, देखिए। ओ माँ जी, नौकर देखेंगे तो क्या कहेंगे? इसके पहले यहाँ जितने साहब आए सब अंग्रेज़ या एंग्लो इंडियन थे। वो हक्की बक्की टुकुर टुकुर देखती रही। रीमा जल्दी से रामेश्वरम वाला लोटा छिपा आई। वह उसे मना न कर पाई। भाई वाह, माँ जी तो चलता फिरता म्यूजियम साथ लाई है। रीमा ने हंसकर फिकरा कसा। पूरी की पूरी गठरियाँ डांट कर चढ़ा दी गई। सो भी स्टोर वाले पर कि कोई उतरा भी न सके। दो एक बार उनके बारे में पूछकर वह चुप हो गई थी। तभी उन्हें लगा था जानबूझकर उन्होंने घर पर जितना कुछ छोड़ा था, अनजाने उससे कहीं ज़्यादा छूट गया, जो जीवन भर शायद न मिल सकेगा। तो मानो उस समय उसको लगा था कि अब जो है उसका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। अब जो है उसके जीवन की वो सारी चीज़ें उससे छूट गई है जो अब उसके जीवन में कभी नहीं आएगी। और अब जो है उसे ऐसी जगह पर रहना पड़ेगा जहाँ पर उसका अपना घर का जो वातावरण है वो उसे कभी नहीं मिलेगा। और इस तरह से यहाँ पर जो है कहानीकार ने इन घटनाओं के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि बूढ़ों की भावनाएं किस प्रकार से होती है और उन भावनाओं को आज की नई पीढ़ी किस तरह से समझ नहीं पाती है, और वो जो है अपने हिसाब से उनको जीने के लिए मजबूर करते हैं। उनकी भावनाओं को के बारे में कोई सोचता नहीं है। और भी कुछ ऐसे प्रसंग है कहानी में, वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।